हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मार्केट के वीकली डोज में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। चार फॉरेन ब्रोकरेजेस ने इन निफ्टी को डाउनग्रेड किया हुआ है। BOFA सिक्योरिटीज का यह मानना है कि ईयर एंड तक निफ्टी आपको 15,600 तक दिखेगी। हालांकि पहले तो लोग 14,500 की बात कर रहे थे, अब उन्होंने टारगेट को रेज किया हुआ है और 15,600 की अब बात कर रहे हैं। सिटी का मानना है कि निफ्टी ईयर एंड तक आपको 16,500 दिखेगी। नॉमरा का मानना है कि निफ्टी ईयर एंड तक आपको 16,200 दिखेगी। और बर्नस्टेन ने तो हद ही कर दी, उनका मानना है कि निफ्टी आपको 13,500 से 16,000 के बीच में दिखेगी। तो ये जो फॉरेन ब्रोकरेजेस है, ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से निफ्टी को इतना डाउनग्रेड किए जा रहे हैं? और हालांकि आपको पता है कि मेरा पर्सनल मानना है कि निफ्टी ईयर एंड तक आपको 20,000 के ऊपर दिखने वाली है। और ये बात दोस्तों आज मैं 17,800 पे नहीं बोल रहा हूँ, 16,600 के आसपास जब हम थे तभी मैंने आपको वीडियो बनाया था और बताया था कि निफ्टी आपको 20,000 के ऊपर ये साल में दिखने वाली है। तो ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से फॉरेन ब्रोकरेजेस निफ्टी को डाउनग्रेड कर रहे हैं? इन रीजंस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि जो इंडिया की बिगेस्ट बुल मार्केट थी 2003 से लेकर 2008 तक, क्या ये जो फैक्टर्स हैं क्या वो टाइम पे भी मौजूद थे? क्योंकि वो टाइम पे तो मार्केट चल रही थी 2003 से 2008 तक। तो क्या ये फैक्टर्स वहां पे भी थे, और अगर थे तो मार्केट ने उसको किस तरीके से रिएक्ट किया? बेसिकली ये जो बुल मार्केट है जो 2020 में चालू हुई है 7,500 से, इस बुल मार्केट को 2008 के बुल मार्केट्स और फैक्टर से कंपेयर करके देखेंगे कि आने वाले टाइम में क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। इसके अलावा बहुत सारी न्यूज के एनालिसिस करेंगे, इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करेंगे, डिफरेंट सेक्टर्स देखेंगे, ग्लोबल इंडाइसेस देखेंगे, गोल्ड, सिल्वर, रुपी, डॉलर, क्रूड ऑयल, ये सब एनालिसिस करके देखेंगे कि आने वाले टाइम में मार्केट के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। क्या करेक्शन यहाँ से गहराने वाली है? क्या हमने अपना टॉप लगा लिया है? क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास हैं, ओवरबॉट जोन में हैं, तो क्या बस हो गई निफ्टी का जो भी ऊपर का टारगेट है, या अभी तो मार्केट शुरू भी है? ये सब एनालिसिस आपकी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखिए, आपके नॉलेज में जरूर इजाफा होगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो अगर मैं आपको रीजन बताऊं कि ऐसे क्या चार मेन रीजन है जिसकी वजह से चारों जो फॉरेन ब्रोकरेजेस हैं उन्होंने निफ्टी को डाउनग्रेड किया है, तो जो सबसे पहला और बुनियादी रीजन है वो है इन्फ्लेशन, बढ़ती हुई महंगाई। अब आप समझिए कि जब भी महंगाई बढ़ जाती है तो चीजें मतलब अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए लोग कम खर्चा करते हैं। आप समझिए कोई भी चीज जो आपको कल तक 100 रुपए से मिल रही थी आज 120 मिल रही है, तो लोग उसको कम खरीदेंगे, इसकी वजह से महंगाई बढ़ जाती है। तो महंगाई बढ़ने की वजह से सिंपल सी बात है, डायरेक्टली ग्रोथ पे इंपैक्ट पड़ता है। अगर ग्रोथ कम हो जाती है तो इसका मतलब है कंपनियों की आमदनी कम हो जाती है, और अगर जब कंपनियों की आमदनी कम हो जाएगी तो स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं करेगी। दिस इज द फर्स्ट रीजन। रीजन नंबर 2 की अगर ये लोग बात करें तो ये लोग बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन आने की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से क्या होता है? सेम चीज, इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ते हैं तो एफडी पे रिटर्न बढ़ जाते हैं, और जैसे एफडी पे रिटर्न बढ़ जाते हैं स्टॉक मार्केट से पैसा निकल के फिक्स मार्केट में जाता है। एक तो ये रीजन हुआ। और जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं लोन महंगे हो जाते हैं। तो जैसे ही लोन महंगे हो जाते हैं, जो पहले आप समझिए कि अगर आपको होम लोन लेना है 7% से आपको मिल रहा था, अब वो होम लोन आपको 9% से मिल रहा है। तो लोग अगेन होम लोन लेने पे थोड़ा सा उसको डिले कर सकते हैं। अगेन इसका मतलब है अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो सिंपल सी बात है ये भी कहीं ना कहीं ग्रोथ पे हैम्पर करता है, और जैसे ग्रोथ अगर हैम्पर होती है तो सिंपल बात है कंपनियां कम कमाएगी, स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं करेगी। ये दो रीजन है। तीसरा रीजन जो ये लोग दे रहे हैं कि जो कमोडिटीज हैं, जो मेटल्स हैं, इनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। अगेन जब भी मेटल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं दैट लीड्स टू इन्फ्लेशन एंड इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, क्योंकि अगर मेटल की प्राइसेस बढ़ रही है तो उससे रिलेटेड जो भी चीज है उसकी महंगाई बढ़ जाएगी, और अगेन महंगाई बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी। एंड द फोर्थ पॉइंट इज क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल तो मतलब पूरी दुनिया की डिपेंडेंसी ज्यादातर क्रूड ऑयल पे है, और इंडिया तो आपको पता ही है कि द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल है। तो अगर क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ जाती है तो अगेन मसला वही आ जाता है कि हमारी देश की जो इंपोर्ट कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, तो हमारा देश तरक्की कैसे करेगा? तो ये चार बिगेस्ट रीजन की वजह से ये चारों फॉरेन ब्रोकरेजेस हैं वो इंडिया को डाउनग्रेड कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि 2003 से लेकर 2008 में क्या हाल था। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इन्फ्लेशन की, तो ये आपके सामने इन्फ्लेशन का चार्ट है। 2003 में आप देख सकते हो जो इन्फ्लेशन थी वो 3.86% थी, जो 2008 में जाके इन्फ्लेशन बन गई 12.31%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो 5 साल में इंडिया की जो बिगेस्ट बुल मार्केट थी उसमें इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, साथ में मार्केट भी बढ़ रही है। मार्केट और इन्फ्लेशन का कोई भी यहां पे कनेक्शन आपको दिख नहीं रहा। अगर मैं इंटरेस्ट रेट की आपके साथ बात करूं तो आप देख सकते हो, ये देखिए 2003 के इंटरेस्ट रेट है और ये 2008 के इंटरेस्ट रेट है। कंटिन्यूअसली मार्केट भी बढ़ रही थी, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे थे। जो तीसरा फैक्टर मैं अगर आपको बताऊं कमोडिटीज का, आप देख सकते हो ये 2003 है और ये 2008 है।
कंटिन्यूसली कमोडिटीज के प्राइस बढ़ रहे हैं, एनर्जी के, ऑल कमोडिटीज, मेटल, सब के प्राइस बढ़ रहे थे। इसके बावजूद भी इंडियन स्टॉक मार्केट बढ़ रही थी, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड मार्केट ही बढ़ रही थी। जब इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, महंगाई, ये सब कुछ जो रहता है ना, पूरे वर्ल्ड में रहता है, किसी में कम रहता है, किसी में ज्यादा रहता है। और जो लास्ट है क्रूड ऑयल, आप देख सकते हो ये आपका 2003 के आसपास है, 2008, आप देख सकते हो क्रूड ऑयल भी बढ़ रहा था। तो इसका क्या मतलब है? देखिए सिंपल बात है, बुल मार्केट के अपने अलग नियम होते हैं, है ना। ये जो इकोनॉमिस्ट लोग होते हैं ये डेटा के हिसाब से बात करते हैं। झुनझुनवाला साहब का बोलना ऐसा है ना कि जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, उनको इतनी समझ होती है ना, तो सबसे ज्यादा पैसा उनके पास ही होता। कोई भी इकोनॉमिस्ट ना के पास पैसा नहीं होता, क्योंकि वो इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो डेटा को इतना तरजीह देते हैं ना। आइदर यू कैन बी इकोनॉमिस्ट और यू कैन अर्न मनी, बोथ आर नॉट पॉसिबल। तो सिंपल बात है, बुल मार्केट के अपने नियम होते हैं। और बुल मार्केट का मतलब ये होता है कि हर चीज की बुल मार्केट, कमोडिटीज भी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट, हर चीज बढ़ेगा, उसी को तो बुल मार्केट बोलते हैं। तो सिंपल है, परफेक्ट सिचुएशन है, जिनको जो बोलना है बोलते रहे। हम लोग ऊपर जा रहे हैं, 2003 से 2008 में हमने देख लिया है। और अभी भी मेरा ये मानना है कि ईयर एंड तक आपको निफ्टी 20,000 के ऊपर। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करोगे तो शॉर्ट टर्म में बिल्कुल मान सकते हैं कि निफ्टी ओवरबॉट है। और एक्चुअली ये एक जो चार्ट है ना, ये एक्चुअली सबको पता है, मतलब मैं हर जगह, हर ग्रुप में, हर जगह सिर्फ ये चार्ट पोस्ट हो रहा है कि निफ्टी रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है, अब यहां से निफ्टी को गिरना है। बहुत सारे रीजंस बने हुए, आप देख सकते हो कि निफ्टी में ओवरबॉट जोन में तो है। आप देखिए, ये देखिए, आप यहां से निफ्टी ऑल टाइम हाई से कितना नीचे पता है आपको? सिर्फ 5%। निफ्टी ऑल टाइम हाई से 5% है। और आप देखिए आजू बाजू में क्या चल रहा है। ये वो चीज है ना जहां पे आपको दिखेगा रशिया यूक्रेन का वॉर, इन्फ्लेशन, रिसेशन, एफआईज बाइंग, सेलिंग, क्रूड ऑयल, सब कुछ दिखेगा। और आप देखिए निफ्टी कहां है, सिर्फ 5% डाउन है। कहां है मंदी, कहां है मंदी? अब कब मानोगे? ठीक है, बट हाँ, ये जरूर मैं बोल सकता हूं कि इंपॉर्टेंट एरिया को हमने अप्रोच किया हुआ है। अब यहां से हमको देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। पहली बात तो आप समझिए कि काफी लोगों का बोलना है कि ये जो अप ट्रेंड है खत्म हो चुका है, क्योंकि ये लेवल के आसपास यहां से निफ्टी को घूमना चाहिए। बट हमारा भी ऐसा मानना है कि निफ्टी को ये लेवल से घूमना चाहिए। लेकिन एक जो छोटी सी डाउट जो मेरे को आ रहा है ना कि यार ये तो सभी को दिख रहा है। अब जो सबको दिख रहा है, जो सब मानते हैं, वैसा तो होता नहीं है इस मार्केट में। तो हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है यहां से 100-200 पॉइंट और निफ्टी ऊपर चली जाए। 18,000 के वो लेवल होंगे जहां से एक मार्केट को नीचे करेक्शन देनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, रेजिस्टेंस आप समझिए, रेजिस्टेंस एक लाइन नहीं होती है, रेजिस्टेंस एक एरिया होता है। तो अगर ये 18,200 के आसपास या 18,000 के आसपास भी चले जाता है, 18,050 के आसपास, और वहां से भी घूम जाता है ना, तो हम ये बोलेंगे कि ये ट्रेंड लाइन आपकी रिस्पेक्ट हो चुकी है। हाँ, बट आप अगर ये बोलोगे कि आप बहुत बड़ी कुछ करेक्शन आ जाएगी, ये नहीं हो सकता, मुझे अभी तक तो नहीं लगता। हालांकि मैंने आपको क्लियर बताया, जो लेवल से निफ्टी घूमेगी वहां से आप 700 पॉइंट की करेक्शन ज्यादा से ज्यादा मान के चलिए। 17,500 के आसपास से अगर हम घूमते तो आप मान के चलो 16,800 तक आते हैं। अब अगर 17,700 के आसपास से हम घूमते, जहां पे हमने बंद किया, तो आप मान के चलो 17,000 तक आप आओगे। अगर 18,000 के आसपास से हम घूमते हैं तो मान के चलो 17,300 के आसपास आओगे। 700 पॉइंट की करेक्शन एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, उससे ज्यादा बड़ी करेक्शन तो मेरे को इस मार्केट में दिखती नहीं है। और करेक्शन उतनी ही होगी ना, आप समझिए, जितने के लिए लोग तैयार नहीं होंगे। क्योंकि क्या होता है इस मार्केट में, आप एक इंपॉर्टेंट बात समझिए कि जितना पैसा है ना लोग करेक्शन की वेट करने में गंवा देते हैं ना, उतना पैसा तो करेक्शन में भी नहीं जाता। लोग करेक्शन का वेट करते रहते हैं, तो जितना इन लोग ने वेट करने में नुकसान होता है ना, उससे कम तो नुकसान हो जाता अगर वो इन्वेस्टेड रहते हैं। और सिंपल सी बात है, अब मैं यहाँ पे लोगों का एक नेचर देख रहा हूं, वो ये है ना, लोग मान ही नहीं रहे, शॉर्ट किए जा रहे। उनका ऐसा बोलना है, भाई कभी तो घूमेगी, कभी तो घूमेगी। अरे कभी तो घूमेगी चक्कर में तो कपड़े उतर जाएंगे तुम्हारे, है ना। सिर्फ लोग इस ईगो में कर रहे हैं कि यार इतना क्यों जा रही है, इसको भी गिरना चाहिए, इसको भी गिरना चाहिए, शॉर्ट करते, और कोई रीजन ही नहीं है। और मार्केट खींचे जा रहे, मार्केट गिरेगी जरूर, लेकिन जब शॉर्ट करने वालों की हिम्मत खत्म हो जाएगी, जब उनके पैसे खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद मार्केट गिरेगी। और वो सिर्फ वो टाइम पे देखते रहेंगे, क्योंकि वो टाइम तक वो लोग झेल तो नहीं पाएंगे। उसके बाद वो लोग सिर्फ देखते रहेंगे और मार्केट वहां से गिरेगी। और बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट यहां से एक बार नीचे झटका दे, ठीक है। लेकिन वही बात है, इसमें शॉर्ट करने की जगह अब आपको यह देखना चाहिए कि किस तरीके से इस मार्केट का मैं यूज करूं। एंड मार्केट बेसिकली बाय ऑन डिप्स मार्केट हो चुकी है। नीचे आए तो मार्केट में आपको लेने की कोशिश करना चाहिए। देखिए हर चीज अपनी जगह, सब कुछ ठीक है। 15,400-500 से हम लोग स्ट्रॉन्ग बाय में, ठीक है। लेकिन ये ऐसे एरिया आ चुके हैं ना जहां पे हमारा एक मानना कुछ और, हमारा मानना है कि हम लोग को ऊपर जाना है, लेकिन होने को इस मार्केट में कुछ भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट एरिया आ चुका है, तो ऐसे लेवल हमको पता होने चाहिए जहां आने पे आपको निकलना है। देखिए इस मार्केट में आज मैं इतने सालों से टिका हूं, अगर मेरे को आप पूछोगे ना, सिर्फ एक रीजन बताओ कि क्या एक रीजन है जिसकी वजह से इस मार्केट में मैं टिका हूं, वो है रिस्क मैनेजमेंट। आप कितनी भी स्ट्रेटेजी ढूंढ ले, कुछ भी आप ढूंढ ले,
है ना। मतलब पूरे लोगों का फोकस बस ये रहता है, कोई स्ट्रेटेजी बता दे, कोई कुछ बता दे, आप पैसा कमा लेंगे, कुछ नहीं होता। रिस्क मैनेजमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपका कितना भी कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, फरहान सर ने ऐसा बोला वैसा बोला, अरे भाई कुछ भी बोला, आप बात समझिए, फरहान सर जब भी ट्रेड करते हैं स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करते हैं। तो जब मैं स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करता हूं तो आपको भी करना चाहिए। 17,300 के नीचे अगर मार्केट गई, मेरे सब व्यू खत्म। मैं आपको बहुत क्लियर बोल रहा हूं, अभी तक मैंने बात बोला नहीं था। क्यों नहीं बोला था? क्योंकि मेरे को अभी तक दिख रहा था कि हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, अभी भी मेरे को जा रहे हैं, दिख रहा है। लेकिन क्या होता है, मेरे बोलने पे ना कुछ लोग ज्यादा ही मतलब कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, मार्केट में पैसा आपका एनालिसिस का नहीं बनता, कन्विक्शन से ही बनेगा। कन्विक्शन होना चाहिए, तभी तो आप दाव लगा पाओगे। लेकिन स्टॉप लॉस होना जरूरी है। 17,300 के नीचे गया, पूरी पोजीशन से एग्जिट, ट्रेडिंग पोजीशन से एग्जिट। इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, अपने हिसाब से कोई इशू नहीं है। ट्रेडिंग पोजीशन से एग्जिट, फिर देखा जाएगा कि नीचे कहां तक जाना है। सो ये इंपॉर्टेंट लेवल आप समझिए। ऊपर में हो सकता है 100-200 पॉइंट हम और चले जाए, वहां से मार्केट में घूमना है। लेकिन वही बात है ना, कहां से घूमना है वो तो मार्केट बताएगी। बट ऐसे लेवल आ चुके हैं जहां पे यू शुड बी कॉशियस, यू शुड ट्रेल योर स्टॉप लॉस। बट वही बात है, कुछ भी होना जाना है नहीं, हम लोग बस चल चुके हैं और यहां से बहुत ऊंची उड़ान के लिए हम लोग तैयार। और बहुत बड़ी करेक्शन देखो आने का बहुत चांस ज्यादा नहीं, क्योंकि करेक्शन ट्रिगर कब होती है? 3 रीजन की वजह से करेक्शन ट्रिगर होती है। पहला रीजन ये होता है कि लोगों को प्रॉफिट हो, है ना। जब लोगों को प्रॉफिट होगा तब वो बेचेंगे, तब करेक्शन ट्रिगर होगी। लोग शॉर्ट करें, शॉर्ट करने वाले हैं, लेकिन ये बेवकूफ शॉर्ट करने वाले हैं। अकलमंद लोग शॉर्ट करने वाले ऑलरेडी मार्केट से बाहर हैं। अब ये शॉर्ट करने वाले इनिशिएट तो नहीं करेंगे, अगर इनको करेक्शन दिखेगी तो आएंगे। और तीसरा है अभी न्यूज के हिसाब से, अब तो न्यूज का भी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इस मार्केट में। अब लास्ट वीक में न्यूज चल रही थी रशिया चाइना ताइवान की वॉर, तो आप देखिए एक बार ताइवान का चार्ट, ये लास्ट वीक का है, और आप देख सकते हो ताइवान की मार्केट ने लास्ट वीक में करीब 1.68, 1.5% की चाल दे दी। कहाँ है वॉर कहाँ पे भाई? तो अब कौन सी सडनली कहां से कोई न्यूज आ जाएगी? बिकॉज ये मार्केट में करेक्शन ट्रिगर होने के लिए न्यूज जरूरी है। बिकॉज बाकी इंटरनली तो मार्केट इतनी स्ट्रांग है ना, तो कहां से कौन सी न्यूज आएगी जिसकी वजह से मार्केट 200-300-400 पॉइंट गिर जाएगी, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। बहुत हुआ तो 700 पॉइंट जो हमने बता दिए। अगर 18,000 से भी गिर जाते तो 17,300, दैट्स इट। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता इस मार्केट में कुछ भी होना है। और नीचे अगर आएगा तो आपको हमेशा बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करना चाहिए। और मैं देख रहा हूं काफी सारे ग्रुप में मैं भी एक्टिव हूं, इन्वॉल्व हूं, लोगों के माल कट रहे हैं। जिन्होंने नीचे लिया था ना, परेशान होकर काट रहे हैं। आपने काटा क्या? ईमानदारी से बताओ, काटा तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। जो स्टॉक्स आप लेके होल्ड करके बैठे थे, 17,000 के आसपास लिए थे, निफ्टी 15,200 तक गई, 20-25-30% का घाटा हुआ, कभी नहीं बेचा, वापस आ गई रेट। सबसे पहले आप ही हो इस मार्केट से निकलने वाले। ये आपके साथ हो रहा है, होगा ही होगा, ऐसे ही होता है। और फिर मार्केट यहां से जाएगी, है ना, और सिर्फ आप देखते रह जाओगे, कुछ नहीं करोगे, ठीक है। देखो मैं सिचुएशन आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप इस सब चीजों से अवेयर रहो। आप अवेयर रहो तो आप इस हिसाब से अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही होता है इस मार्केट में, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। अब जो नेक्स्ट, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, अगेन निफ्टी तो फिर भी एक आप देख सकते हो कि एक रेजिस्टेंस के पास रुकी हुई है। बैंक निफ्टी तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब इसको तो शॉर्ट करने की सोचना ही नहीं है। बहुत ही रिस्की चीज है अगर बैंक निफ्टी को आपने शॉर्ट कर दिया तो। मिड कैप भी आप देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे चुका है। स्मॉल कैप, बस जो दाव लगाने हो जैसी चीज है ना, वो स्मॉल कैप है। निफ्टी अभी भी 5% अपने लाइफ टाइम हाई से नीचे है, एंड स्मॉल कैप इज लेस डाउन बाय 30%। सो स्मॉल कैप पे आपको ध्यान रखना है आने वाले टाइम में। हालांकि मेरा पिछले वीक भी ये मानना था कि स्मॉल कैप में आपको बहुत बड़ी चाल दिख सकती है, बट नहीं दिखी है। बट कोई टेंशन की बात नहीं है, आने वाले टाइम में अगस्त में, सितंबर में स्मॉल कैप इंडेक्स पे आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छे स्टॉक्स में मूवमेंट आएगी और रेट आना ही है, क्योंकि निफ्टी के वो लेवल आ चुके हैं जहां पे निफ्टी को थोड़ी सी रुकावट हो सकती है। बट निफ्टी अगर रुक भी जाती है, गिर भी जाती है, तो स्मॉल कैप इंडेक्स जो स्टॉक्स हैं उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। स्टॉक्स की अपनी मूवमेंट है, वो अपने हिसाब से चलते रहेंगे। अगर आप बाहर के मार्केट भी देखते हो तो डाउ जोन्स आप देख सकते हो, बहुत अच्छी मूवमेंट डाउ जोन्स में भी आई हुई है। इनफैक्ट एक ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। अगर मैं नैस्डैक की बात करूं तो नैस्डैक में भी अच्छी मूवमेंट है, मतलब बहुत बढ़िया चार्ट है इनके, कोई भी इशू नहीं है। पूरी यूरोपियन मार्केट्स के चार्ट देखोगे तो भी बहुत सही है। अब ये जो DXY है डॉलर, इस कैंडल पे हमने बात किया था कि डॉलर का टॉप लग चुका है। अब डॉलर वहां से गिर रहा है, अब डॉलर हो सकता है एक बार बाउंस ले ले। अभी देखिए जो नियर टर्म में ना करेक्शन के लिए एक्चुअली सिचुएशन भी बन रही है, आप समझिए। अब डॉलर इतना गिरने के बाद ऐसा तो हो नहीं सकता। हालांकि मैंने बहुत क्लियर आपको बताया कि जो डॉलर पे मेरा व्यू है, वो डॉलर पे व्यू मेरा निगेटिव है। इसका ये मतलब नहीं है कि यहां से डॉलर गिरता जाएगा और एक दिन खत्म ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। अब गिरते गिरते एक बाउंस लेगा, तो जैसे डॉलर बाउंस लेगा तो आपको पता है कि इंडियन मार्केट के लिए ठीक नहीं है, तो ये करेक्शन का ट्रिगर बन रहा है। डॉलर के अलावा आप देखिए कि यहां से अपने को क्रूड ऑयल पे बहुत नजर रखनी है, क्योंकि क्रूड ऑयल ने ब्रेकडाउन करने का रिटेस्ट किया।
अब अगर थोड़ा सा बाउंस और ले लेता है क्रूड ऑयल, तो वो भी एक ट्रिगर बन रहा है कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के लिए, एक छोटी मोटी करेक्शन के लिए। अगर मैं इंडियन रुपी की बात करूं तो इंडियन रुपी भी देखिए थोड़ा सा यहाँ पे वीक हो चुका है, बट गोइंग एट ये भी स्ट्रांग होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। तो बेसिकली कुछ है रीजन जिसकी वजह से लगता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट में करेक्शन होनी चाहिए, बट मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि शॉर्ट करना है। कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, कौन से लेवल से होगी, बहुत डिफिकल्ट है बोलना, और ऊपर कौन से लेवल से होगी वो बोल भी सकते हैं, नीचे कहां से घूम जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आप ये सोचोगे कि यार नीचे आएगी घूम जाएगा, नेक्स्ट वीक में एक करेक्शन आपको मिलेगी, उस करेक्शन को आपको बाय करना है, सिंपल बात है। जो भी करेक्शन आपको मिलेगी वो करेक्शन में आपको बाय करना है, फिर आपको मार्केट ऊपर दिखेगी, क्योंकि पहली करेक्शन में हमेशा बाइंग ही आती है। आप देख सकते हो गोल्ड ने भी अच्छा खासा एक बाउंस लिया हुआ है ना, सब चार्ट बढ़िया है, सिल्वर ने भी बाउंस लिया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि फार्मा, एक्चुअली फार्मा पे मैं बुलिश हूं। जो लास्ट वीक में मैंने जो स्टॉक की बात की थी वो था लुपिन। मैंने करीब करीब 668 के आसपास लुपिन में पोजीशन बनाई हुई है। लास्ट वीडियो में मैंने उसका डिस्कस भी किया था, जिन्होंने मेरे को बोला था उस पर मैंने कमेंट में लुपिन बोला भी था। सो लुपिन हो गया, औरोबिंदो फार्मा हो गया, जाइडस हो गया, ये सब स्टॉक्स मुझे फार्मा के अच्छे लगते हैं, जो यहाँ से 30-40% की चाल देने के लिए बिल्कुल तैयार है। जो प्रॉब्लम मेरे को दिख रही है मेटल सेक्टर, आप देख सकते हो, देखिए मेटल सेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है। इनफैक्ट अगर आप उसके आरएसआई भी ओवरबॉट हो चुकी है, तो और अगर आप यहां देखते हो तो डीएक्सवाई अगर डॉलर यहां से बाउंस लेता है ना, तो आपको पता है ये डीएक्सवाई और मेटल्स का इनवर्स कोरिलेशन है। तो अगर ये यहां से बाउंस लेता है तो मेटल एक ऐसा सेक्टर है जो आगे आने वाले टाइम में करेक्शन कर सकता है, तो इस पे आपको ध्यान रखना है कि मेटल में करेक्शन आ सकती है। ऑटो में भी आप देखिए कि कंटिन्यूअसली डाइवर्जेंसेस बन रही है, देखिए, तो हो सकता है थोड़ा सा ऑटो भी कूल डाउन हो जाए, यहाँ पे डाइवर्जेंसेस हैं। एफएमसीजी में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कंटिन्यूअसली डाइवर्जेंसेस बन रहे हैं, तो हो सकता है एफएमसीजी भी थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए। आईटी का थोड़ा सा हालांकि ब्रेकआउट किया है, अब आगे देखना पड़ेगा आईटी को कैसे परफॉर्म करता है, बट फिलहाल थोड़ा सा आप और ऊपर जाने की आईटी में जगह है, लेकिन आगे उसका देखेंगे कैसे करना है। तो बहुत सारे बाय लुकिंग एट बहुत सारे सेक्टर्स ऐसा लगता है कि मार्केट को थोड़ी सी करेक्शन करनी चाहिए, बट वही बात है, अपने लगने का कुछ भी यहाँ पे वैल्यू नहीं है। स्क्रीन पे देखो दिखता है क्या, और वो भी शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी करेक्शन होगी और फिर मार्केट निकल जाएगी नीचे। जब भी मिलेगा आपको बाय ऑन डिप्स करने की कोशिश करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इंडिया विक्स, इंडिया विक्स आप देख सकते हो कि बहुत गिर चुका है, 17 के आसपास आ चुका है। ये देखिए ये रेंज में जब भी विक्स रहता है ना, मतलब 15 से 20 के बीच में जब भी विक्स रहता है ना, आप समझिए कि बहुत बड़े गैप अप और गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटीज ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। मतलब जहां आप छोड़ के जाते हो ना, वहीं पे अगले दिन मिलेगा। जब विक्स बढ़ता है ना, तो आप देख सकते हो कि आपने आज छोड़ दिया और अगले दिन पता नहीं कितना बड़ा गैप अप हो जाएगा, 200 पॉइंट का गैप अप, 200 पॉइंट का गैप डाउन। तो ये विक्स आपको बताता है कि बहुत ज्यादा गैप डाउन, गैप अप, बहुत ज्यादा सरप्राइजेस मार्केट में अभी नहीं है। हाँ, हालांकि ट्यूसडे के दिन हो सकता है क्योंकि अब मार्केट अपनी बहुत दिन से बंद है, बट एक ब्रॉडर व्यू ये बताता है कि अगर विक्स सेटल है तो इसका मतलब है बहुत जो सरप्राइजेस हैं वो आपको नहीं मिलने वाले। किसी दिन सडन कोई न्यूज आ जाए तो वो एक अलग बात है। बाकी चाइना ताइवान में तो इतना दम नहीं है कि कुछ ये लोग कुछ बड़ा करें, है ना। और ग्लोबल विक्स भी आप देखिए, ग्लोबल विक्स तो पता नहीं, ये तो मतलब पूरा जमीन में खट्टे करने के मूड में इतना नीचे जा रहा है, पता नहीं कहाँ है मंदी। हाँ, क्या क्या डर है, पता नहीं यार क्या चल रहा है दुनिया में। कुछ भी लोग बोले जाते हैं। और ये जो ऑयल है ये तो मैं ऑलरेडी आपको दिखा ही चुका हूँ। रीजंस बनते हैं, रीजंस जाते हैं, बस यही चलता रहता है ना। आज कौन बात करता है रशिया यूक्रेन की वॉर की, कौन बात करता है, कुछ नहीं। ये सब चीजें छूट जाएगी। एक टाइम पे इतना हॉट टॉपिक था एफआईएस बेच रहे हैं। एफआईएस का डेटा तो देख लो, आपको पता चल जाएगा क्या एफआईएस बेच रहे हैं। ये देखिए, ये एफआईएस का डेटा है। अगर मैं आपको बताऊं, ये देखिए कितने दिन से एफआईएस कंटिन्यूअसली खरीद रहे हैं, देखिए कंटिन्यूअसली एफआईएस खरीद रहे हैं, और इनका ये देखिए आप वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है। 12 अगस्त को तो 3000 करोड़ के खरीद लिए थे। अब आप देखिए, अगर मैं इसको आपको डेटा बताऊं, अगस्त में इन्होंने 14,000 की खरीदारी की है, 14,000 की खरीदारी इनकी, और निफ्टी 15,500 से आज लेके 17,800 पे। अगर मैं थोड़ा सा आपको नीचे लेके जाऊं, आप देख सकते हो एफआईएस ने मार्केट का एक्चुअली टॉप लगाया था अक्टूबर में। अक्टूबर से लेके अब तक जुलाई तक, इनफैक्ट जुलाई तक देवर नेट सेलर्स 350 लाख करोड़ की इन्होंने एफआईएस ने सेलिंग की है, ठीक है। और अभी सिर्फ 14,000 करोड़ की बाइंग की है। सो 350 लाख करोड़ बेचने के बाद ये लोग निफ्टी को 18,600 से 15,200 के आसपास लाए। 350 लाख करोड़ और सिर्फ 14,000 बाई किए हैं, और निफ्टी आपको 17,800 की दिख रही है। अब सोचो अगर ये लोग थोड़ा सा आ जाएंगे, थोड़ा सा हाथ लगाएंगे, हाँ, तो क्या सोचो क्या हो सकता है निफ्टी का। अभी लोग भी समझ चुके हैं। इनफैक्ट जिस टाइम पे मार्केट की बॉटम लगी जून में, तब इनकी हाईएस्ट बिकवाली थी 50,000 करोड़ की।
सोचो 3.5 लाख करोड़ बेच के भी ये लोग 15-20% ना गिरा पाए और 14,000 करोड़ हाथ लगाते मार्केट यहां पे पहुंची है। गोइंग फॉरवर्ड आप समझिए पैसा कहां जाएगा, कहां जाएगा, सोचिए ना। हाँ, उनके देश में आप हालत देख रहे हो, रिसेशन, इन्फ्लेशन, महंगाई पता नहीं क्या है। हमारे पास जीरो इन्फ्लेशन, हमारे पास जीरो रिसेशन का चांस, 7.5% की हमारी ग्रोथ, ये पैसा हमारे पास ही आएगा। और आप समझिए कि हमारा जो डोमेस्टिक मनी है वो कितना बड़ा आ रहा है इस मार्केट में। सोचिए ना, म्यूचुअल फंड के थ्रू आ रहा है, मेरे साथ जो जुड़े हैं वही कितने सारे लोग जो म्यूचुअल फंड ग्रुप में जुड़े, वही उसमें से कितने लोग, सारे लोगों ने जो इसके पहले इन्वेस्ट नहीं करते थे या इन्वेस्ट किया था, थोड़ा अमाउंट किया था, जून जुलाई में इतना पैसा डाला है। गोइंग फॉरवर्ड अगर हर वो इंसान जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, रिटेल इन्वेस्टर, अगर वो 5-10 करोड़ रुपया बनाता है, जो कि बहुत पॉसिबल है, अगर आप म्यूचुअल फंड में महीने का 10,000 रुपए डालते हो, ओवर अ पीरियड ऑफ 20-25 साल आप 2-3 करोड़ रुपए कमा सकते हो सिर्फ महीने के 10,000 से। और अगर आप थोड़ा सा ज्यादा डालते हैं 20,000 से, कल ही एक को मैं कैलकुलेशन बता रहा था, 20,000 रुपए से अगर 25 साल डालते हैं, विद हर साल थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट आप करते हो, तो आप 10 करोड़ कमा सकते हो। तो मेरा मानना यह है कि ये जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो एक टाइम पे, जो आने वाले 10-15 साल 20 साल में 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ कमाएंगे, सोचो ना कितना पैसा इस मार्केट में आएगा, सोचो कितना पैसा आएगा। और ये एफआईज कहां जाएंगे, और ये भी यहीं आएंगे। इतना पैसा आएगा ना फ्यूचर में मार्केट में, इतना आएगा ना आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, और मार्केट के लेवल आप सोच नहीं पाओगे। अगर निफ्टी सिर्फ 12% से ग्रो करती है ना, तो 25 साल में आपको निफ्टी 3 लाख दिख जाएगी, सिर्फ 12% से बोल रहा हूं। 15% से अगर ग्रो करती है ना, तो 25 साल में निफ्टी आपको 5 लाख दिख जाएगी या 17,000 है ना। क्या डर है पैसा लगाने को, क्या डर है आपको। 15,000 17,000 रुपए, नीचे कितना दिखता है, वर्स्ट फॉरेन ब्रोकरेज की भी मान लू तो 14,500 बोल रहे हैं, वर्स्ट टू वर्स्ट कितना दिखता है, 2,500, और ऊपर क्या दिखता है 20-25 साल में 5 लाख। हालांकि मेरा तो मानना 14,500 नहीं है। तो भाई बी पॉजिटिव, पैसा लगाइए, अच्छे से लगाइए, समझ के लगाइए और किस्मत बनाइए। समझिए, मतलब मैं इमोशनल हो रहा हूं एक्चुअली, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे समझाऊं आपको यार कि क्या अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूं। मतलब आप अगर मेरी नजरों से या मेरी समझ से देखोगे ना, तो आपको कुछ और ही दिखेगा। पूरा समंदर है और हम लोग यहां बैठे यार, 1% बन जाए, 2% बन जाए, कोई स्टॉक बताओ 10% बन जाए, 20% बन जाए। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो। पूरे समंदर में से एक बाल्टी निकाल के जा रहे हो, क्या कर रहे हो यार। उस समंदर में से एक इंसान बाल्टी, कुछ है जो बस उस पर कूद रहे हैं, छींटे उड़ा रहे हैं और खुश हो रहे हैं। कुछ है जो बाल्टी निकाल के जा रहे हैं, है ना। कुछ है जो अपनी बोट लेके आए हैं, कुछ अपने जहाज लेके आए हैं, कुछ लोग अपना पूरा समंदर चाहते हैं। समंदर का पोटेंशियल है भाई, मतलब बर्बाद मत करो प्लीज, बर्बाद मत करो। ये गोल्डन पीरियड है इंडिया का, 20-25 सालों में इतना पैसा बनेगा ना जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इसके लिए अगर आप सही से काम करेंगे तो ही पैसा बनेगा, वरना पिछले 1 साल जैसा आपने टाइम बर्बाद किया ना, 1-1.5 साल, वैसे आने वाली जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट रूट। मैं खुद सिखाता भी हूं, आप सीख के भी कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से एक आम रिटेल इंसान के लिए जिसके पास टाइम वगैरह नहीं है, एक म्यूचुअल फंड बेस्ट रूट है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरे गाइडेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ऐप का लिंक दिया हुआ है, उसे आप डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। मैं आपके साथ 1-to-1 का एक कॉल करूंगा, कन्वर्सेशन करूंगा, आपकी रिक्वायरमेंट समझूंगा कि आप क्या कर सकते हो। 2,000 रुपये भी आप 30 साल के लिए लाते हो ना, 1.5 करोड़ रुपया बनता है ना। तो आप जुड़िए हमारे साथ और इस जर्नी को इंजॉय कीजिए और बहुत बड़ा पैसा बना के निकालिए। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सीख समझ के कीजिए, क्योंकि बहुत पोटेंशियल है। उसके लिए भी मैं सिखाता हूँ। इनफैक्ट 22 अगस्त तक हमारा एक स्पेशल ऑफर चला है, जिसमें हमारे कोर्सेज पे फ्लैट 50% डिस्काउंट है। तो आप उसे एनरोल कीजिए, सीखिए, समझिए और अच्छे से काम कीजिए। सो दैट्स इट। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में बेल आइकन उसे प्रेस कीजिए। अगर आप ऐसे वीडियोस मेरे से देखना चाहते हैं और अगर आपको इस वीडियो से बेनिफिट हो रहा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों जरूरी है। ये कंटेंट कौन देगा आपको, बताइए। और लोगों का प्रॉब्लम है कि अच्छा कंटेंट तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो इतनी निगेटिविटी, इतना सब कुछ, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस कंटेंट को आप शेयर कीजिए। सो दैट्स इट। बहुत जल्दी मिलूंगा आपको अगले वीडियो के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।